अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोगों के लिए आई हूँ टाटा से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है शॉकिंग लाइफ जर्नी ऑफ रतन टाटा, ऑल सीक्रेट्स रिवील्ड, ट्रिब्यूट टू द लेजेंड। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कि मैं सही डिसीजन लेने में विश्वास नहीं रखता। He would never treat any human being lesser than himself. He would always respect a frailty. Ratan Tata's demise at 86, no more, but what a legacy. कहा जाता है जब वो अमेरिका में रह रहे थे तो वो किसी को डेट कर रहे थे और उनका प्लान था एलए में सेटल होने का। 1991 में रतन टाटा जी को फेस करना पड़ा एक गैंगस्टर को, बट उनकी उस टाइम पे ये सोच थी कि वो किसी से भी ब्लैकमेल बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये वीडियो एक ट्रिब्यूट है रतन टाटा सर को। उनकी लाइफ के बारे में हम एक ही चीज़ कह सकते हैं, इट वॉज अ लाइफ वेल लिव्ड। शायद जीना इसी को कहते हैं, द मैन विद नो हेटर्स। आज हम उनकी लाइफ के कुछ ऐसे किस्से डिस्कस करेंगे जो बहुत ही अच्छे और प्यारे किस्से हैं, जो शायद आपने सोशल मीडिया पे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। ऑल्सो हम उनकी एंटायर बिजनेस जर्नी समझेंगे ताकि और सारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स उससे मोटिवेट हो पाए। उनकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी एकदम स्क्रैच से लेके एंड तक डिस्कस करेंगे। सो चलो लेट्स बिगिन। आपको पता है एक बार रतन जी के एक पोस्ट पे एक लड़की ने कॉन्ग्रेचुलेशंस छोटू कमेंट कर दिया था और लोग उस कमेंट को बहुत ज़्यादा ट्रोल करने लग गए। बट फिर रतन जी ने लोगों से कहा कि उस औरत के साथ तमीज़ से पेश आए, उसने बस अपने सेंटिमेंट्स शेयर करे और उनको छोटू कहा है। और उन्होंने कहा कि उनको इस कॉमेंट से कोई भी दिक्कत नहीं है, वो इस कॉमेंट को अप्रिशिएट करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। और उन्होंने बोला कि हम सबके अंदर एक बच्चा जरूर होता है। रतन टाटा जी को एक फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है, मतलब कि एक ऐसा इंसान जो औरों के वेलफेयर में बहुत ज्यादा काम करना चाहता है। और उनके इस फिलैंथ्रोपिक नेचर की तारीफ हर जगह आपको देखने को मिलेगी। जैसे जब ताज होटल पे अटैक हुआ था तो रतन टाटा जी खुद उस होटल के बाहर खड़े हुए दिखाई दिए गए। एंड उस होटल में जितने भी वर्कर्स की मौत हुई थी उनकी फैमिलीज को लाइफ टाइम सैलरी दी गई, उनके बच्चों की जिंदगी भर की एजुकेशन स्पॉन्सर की गई। इनफैक्ट वहाँ पर जितने भी पुलिस वालों पे हमला हुआ था या जितने भी लोग उस होटल के सामने कुछ ना कुछ सेल करते थे उनको भी काफी ज्यादा हेल्प की गई थ्रू मॉनिटरी टर्म्स। और इसी वजह से यूके के प्रिंस चार्ल्स ने उन्हें बकिंगम पैलेस में इनवाइट करा था लाइफ टाइम फिलैंथ्रोपी अवार्ड देने के लिए। लेकिन उस दिन उनका जो डॉग था टीटो, उसकी सेहत काफी खराब हो गई और सिर्फ उसकी सेहत के लिए उन्होंने वो अवार्ड फंक्शन छोड़ दिया। इनफैक्ट जो उनकी फेवरेट किताब भी है वो भी है द आर्ट ऑफ डांसिंग इन द रेन, जिसमें कुत्ते के नजरिए से इंसानों की दुनिया को दिखाया गया है। पर एक चीज तो हम उनकी पूरी लाइफ से बहुत इजीली मेकआउट कर सकते हैं, दैट ही वाज एक्सट्रीमली हम्बल। वो अक्सर इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हुए दिखाई दिए गए। जब भी कोई ग्रुप फोटो होती थी तो वो आगे घुटने पे बैठ जाते थे उस फोटो को खिंचवाने के लिए। देन अक्सर उनका जो घर था, वैसे वो टाटा पैलेस में रहते थे, बट स्टिल जब उनको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेने आती थी तो वो प्रेफर करते थे कि वो स्कूल से पैदल घर जाएं। तो इन सभी चीज़ों से हम ये फिगर आउट कर सकते हैं दैट ही वाज वेरी हम्बल इन नेचर और उनको शो ऑफ वगैरह का बिल्कुल भी शौक नहीं था। इनफैक्ट रिसेंटली उनकी एक वीडियो वायरल हो रही थी जो कुछ दिन पुरानी है, जिसमें वो अपने ड्राइवर के साथ आगे बैठ के अपनी टाटा नैनो में आ रहे थे। जब वो सारी दुनिया की लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं तब भी वो प्रेफर करते हैं एकदम हम्बल लाइफ जीना और अपने जो वर्कर्स हैं उनके साथ एकदम हार्मनी में रहना। कुछ आर्टिकल्स में रतन टाटा जी की लव स्टोरी का भी जिक्र किया जाता है। कहा जाता है जब वो अमेरिका में रह रहे थे तो वो किसी को डेट कर रहे थे और उनका प्लान था एलए में सेटल होने का। बट उनकी दादी की तबीयत खराब होने की वजह से उनको भारत वापस आना पड़ा। बट जो उनकी गर्लफ्रेंड थी वो उस टाइम पे भारत नहीं आ पाई उनके साथ, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने अलाउ नहीं करा, बिकॉज उस टाइम पे इंडिया चाइना 1962 वॉर चल रही थी। एंड फिर बाद में उनकी गर्लफ्रेंड ने किसी दूसरे लड़के से शादी कर लिया। ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसा 4 बार हुआ है जब वो शादी के काफी करीब थे बट किसी न किसी वजह से शादी टल गई। तो चलिए ये तो बातें हुई उनकी पर्सनल लाइफ और उनके नेचर की, बट अब बात करते हैं उनके बिजनेस जर्नी की, जो किसी भी वेब सीरीज से कम नहीं है। जब भी हमारे देश में एक रिस्पेक्टेड बिजनेस पर्सन की बात होती है तो रतन टाटा जी का नाम जरूर आता है। और मैं तो वैसे भी बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ बिजनेसेस के अराउंड, इसलिए आज हम पूरा टाटा ग्रुप का बिजनेस को डिकोड करते हैं, रतन टाटा जी की लाइफ को डिकोड करते हैं। हर चीज जो हम सुबह से शाम तक करते हैं उसमें टाटा ग्रुप कहीं ना कहीं
कहीं तो ज़रूर इन्वॉल्व है। इनफैक्ट कपड़ों में उनका ब्रांड है वेबसाइट, कार्स में तो वो वैसे ही बहुत पॉपुलर है, टाटा सॉल्ट भी है, खाने में भी वो इन्वॉल्व है। 100 से भी ज़्यादा कंपनीज है टाटा ग्रुप की, और हमारी पूरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता ही है। बट ये एम्पायर कोई रातों रात नहीं बना, इसको बनाने में बहुत टाइम लग गया। तो आज समझते हैं पूरी टाटा ग्रुप की कहानी, और रतन टाटा जी की लाइफ से हम क्या वैल्यूएबल इंसाइट्स ले सकते हैं वो भी जानते हैं। रतन टाटा जी ने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 1955 से 1962 तक वो अमेरिका में रहे। वहाँ पर उस टाइम पे राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, जिसको अक्सर रतन टाटा जी अपना रोल मॉडल कहते हैं। बट ऐसा जॉन एफ कैनेडी ने क्या करा जो रतन टाटा ने अक्सर उनको अपना हीरो बोला, बिकॉज 1962 में क्यूबान मिसाइल क्राइसिस को उन्होंने बहुत ही समझदारी से सॉल्व किया था, दुनिया को न्यूक्लियर वॉर से बचाया था। अमेरिका में ब्लैक्स के लिए इक्वल राइट्स का बहुत ही उन्होंने एक मुहिम चलाया था, जिसकी वजह से बहुत सारे ब्लैक्स को इक्वल राइट्स मिले एज वाइट्स, प्लस औरतों को भी वहाँ पर आदमियों जितना इक्वल पे मिले, इसके लिए भी उन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी। इसलिए ही रतन जी जॉन एफ कैनेडी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे। द शॉकिंग थिंग अबाउट रतन टाटाज लाइफ स्टोरी इज कि जब वो इंडिया आए तो उन्होंने कुछ टाइम IBM में जॉब की। देन एक दिन JRD टाटा का उनके पास फोन आता है कि इंडिया में रह के तुम IBM में नौकरी तो नहीं कर सकते, इसलिए मुझे अपना रिज्यूमे भेजो। बट रिज्यूमे तो रतन जी के पास था ही नहीं। फिर उन्होंने IBM में बैठ के ये टाइपराइटर से अपना रिज्यूमे बनवाया और JRD टाटा को दे दिया। देन उनकी टाटा ग्रुप में नौकरी लगी। किस पोजीशन पे? चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नहीं, एज अ ट्रेनी। फिर रतन टाटा जी टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट में शॉप फ्लोर पर एज अ वर्कर काम करने लग गए। वह अप्रेंटिस हॉस्टल के 11 नंबर कमरे में रहते थे और 6 महीने तक उन्होंने वहाँ काम किया। फिर उन्होंने कुछ साल तक टाटा स्टील में काम करा, जहाँ पर वो नॉर्मली वर्कर्स की तरह ही काम करते थे, जैसे और लोग रहते थे वैसे ही रहते थे। इनफैक्ट उनके पास एक साइकिल थी तब ट्रैवल करने के लिए, बट अल्टीमेटली उन्होंने वो साइकिल भी छोड़ दी थी और वो पैदल ट्रैवल करते थे। बट देन 1971 में उनके पास एक मेजर असाइनमेंट आया, असाइनमेंट ऑफ नेल्को विच इज नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो खस्ता हालत में थी। रेडियो इक्विपमेंट बनाने वाली ये कंपनी 40% लॉस में चल रही थी। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का केवल 2% शेयर इस कंपनी के पास था, और रतन टाटा जी को इस डूबती हुई शिप का कैप्टन बना दिया गया। और देखते ही देखते उन्होंने इस कंपनी को फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया। 2% शेयर से 25% मार्केट शेयर तक पहुंचा दिया। बट जितनी स्पीड से ये कंपनी ऊपर गई थी उससे डबल स्पीड से ये कंपनी नीचे आ गई, बिकॉज उस टाइम पे इमरजेंसी लग गई थी और इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया था। फिर इस फेलियर को फेस करने के बाद उन्होंने डिसाइड करा कि वो कुछ टाइम हार्वर्ड में जाकर पढ़ाई करेंगे, और वो हार्वर्ड चले गए कुछ टाइम के लिए। तब वो वापस आए तब 1981 में JRD टाटा ने टाटा इंडस्ट्रीज की चेयरमैन की पोजीशन से स्टेप डाउन कर लिया और रतन टाटा जी को वहाँ का चेयरमैन बना दिया। बट उस टाइम पे उनके इस डिसीजन की काफी आलोचना की जा रही थी कि उन्होंने रतन टाटा जी में से क्या ही देख लिया जो उनको चेयरमैन बना दिया। बट स्टिल यहाँ पर हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। जब हर कोई उनकी कैपेबिलिटीज पे डाउट कर रहा था तब भी वो एकदम बोल्ड थे और एकदम पॉजिटिव थे। वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि वो टाटा ग्रुप को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। उन्होंने कभी भी सेल्फ डाउट नहीं करा, और यही क्वालिटी होती है एक लीडर की। चाहे कोई आपके बारे में कुछ भी कहे, बट आपको अपने ऊपर 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो, पास्ट में फेलियर्स कुछ उनसे भी होते हैं और पास्ट में फेलियर्स हमसे भी होते हैं, बट कितना भी गूफ अप आप कर दो, स्टिल एक बेसिक कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर हमेशा रहना चाहिए। 1983 में उन्होंने पूरे टाटा ग्रुप के लिए एक स्ट्रैटेजिक ग्रुप प्लान तैयार किया था। इसमें कई पॉइंट्स थे, जैसे हाईटेक बिजनेसेस में वेंचर करना, सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स और मार्केट पर फोकस करना, मर्जर्स और एक्विजिशन करना, और ग्रुप की कलेक्टिव एनर्जी को लेवरेज करना। इसमें से 7 हाईटेक बिजनेसेस तो उन्होंने तुरंत एग्जीक्यूट कर दिए, जैसे कि टाटा टेलीकॉम, टाटा फाइनेंस, हाईटेक ड्रिलिंग सर्विसेज, टाटा हनीवेल एक्सेट्रा। बट उस टाइम पे भी रतन टाटा काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि जब JRD टाटा उस ग्रुप के चेयरमैन थे तब माहौल थोड़ा अलग था। बट उनके आने के बाद बहुत ज़्यादा इंटरनल फाइट्स चालू हो गए और बहुत बार JRD टाटा को आना पड़ता था मीटिंग्स के बीच में उनकी मदद करने के लिए। एंड देन 1988 में उनको टाटा मोटर्स का भी चेयरमैन बना दिया गया था, और उस टाइम पे कुछ फाइट्स एंड डिस्प्यूट्स चल रहे थे। सो ही हैड अ रियली टफ टाइम उन दिनों में खुद को प्रूव करने के लिए। एंड देन 1991 में रतन टाटा जी को फेस करना पड़ा एक गैंगस्टर को। ये बात उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एक टॉक के दौरान बताई।
एक गैंगस्टर ने ये देखा कि ट्रेड यूनियन के पास बहुत ज़्यादा पैसा और वो उस पर कब्जा करना चाहता था। उसके लगभग 200 फॉलोअर्स थे जो बहुत ही गुंडे मवाली किस्म के थे और उस टाइम पे कंपनी एंड एम्प्लॉय के रिलेशन को ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे थे, इसलिए उस गैंगस्टर ने कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को अपनी साइड कर लिया था। उसने कंपनी के 400-500 एम्प्लॉयज़ से मारपीट की। इनफैक्ट लोकल पुलिस भी उस गैंगस्टर के साथ ही मिली हुई थी। उसने कंपनी में एक स्ट्राइक करवा दी थी। ओवरऑल पूरी सिचुएशन बहुत ही खराब थी। कुछ एडवाइजर्स ने रतन टाटा जी को बोला कि इस गैंगस्टर्स को कुछ पैसे देके साइड कर देते हैं, बट उनकी उस टाइम पे ये सोच थी कि वो किसी से भी ब्लैकमेल बिल्कुल भी नहीं होंगे। बट देन रतन टाटा जी खुद उस प्लांट पे गए, 3 दिन तक उन वर्कर्स के साथ रहे। उन्होंने इश्तिहार निकलवाया कि प्लांट एकदम ओपन है, कोई भी स्ट्राइक नहीं है, कोई गैंगस्टर नहीं है, आप आओ और आराम से काम करो, मैं खुद यहाँ हूँ। और इसको देख के बाकी के एम्प्लॉयज़ भी दोबारा से प्लांट पर आने लगे एंड देन फाइनली पुलिस ने उस गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया और वो स्ट्राइक खत्म हो गई। इधर से उनके एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग हो गया। इससे हमें ये समझ आता है कि बेशक आप कितने भी बड़े बिजनेस ओनर हो, बट जब तक आपके एम्प्लॉयज़ आपके साथ नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए उनका ट्रस्ट जीतने के लिए, उनका प्यार कमाने के लिए आपको किसी भी हद तक जाना पड़े तो आप ज़रूर जाना। रतन टाटा जी का एक फेमस स्लोगन है, क्वेश्चन द अनक्वेश्चन्ड। ऐसा ही होता आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही होता रहेगा। इसी से मुझे एक इंटरेस्टिंग किस्सा याद आता है जब टाटा ने फोर्ड को खरीदा था। चलो उसके बारे में बात करते हैं। 1999 में रतन टाटा सर और उनकी टीम बिल फोर्ड को अपनी कंपनी सेल करने गए थे, बिकॉज 1998 में भारत की पहली फुल्ली इंडिजिनस कार लॉन्च हुई थी, टाटा इंडिका। उसकी सेल्स अच्छी नहीं जा रही थी, तो अगले साल 1999 में रतन सर और उनकी टीम को लगा कि उनको इस कंपनी को बिल फोर्ड को बेच देना चाहिए। इनफैक्ट बिल फोर्ड ने उस कार की काफी बेइज्जती करी और बोला, जब आप लोगों को कार बनानी नहीं आती तो बनाते क्यों हो, ये पैसेंजर कार क्यों बनाई है। इस इंसल्ट की वजह से रतन सर का मूड काफी ज्यादा ऑफ हो गया और उन्होंने अपनी कार को बेचने का इरादा ही छोड़ दिया। बट देन व्हाट हैपेंड इज मैजिक। 2008 में अमेरिका में रिसेशन आया और तब फोर्ड कंपनी डूब रही थी। तब टाटा मोटर्स ने फोर्ड की 2 कार्स खरीदी, जैगवार एंड लैंड रोवर लिमिटेड, एंड उनका मर्जर कर जैगवार लैंड रोवर बना दिया। एंड देन 2008 में बिल फोर्ड ने रतन सर को थैंक यू बोला कि आपने लैंड रोवर खरीद कर हम पे एहसान कर दिया। अब ये इमोशनल वर्सेस रैशनल की डिबेट तो इंटरनेट पे काफी पॉपुलर है। लोग बिजनेस स्टोरीज में भी मसाला चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस चीज को ऐसे प्रोजेक्ट करा कि रतन टाटा ने अपना बदला लिया फोर्ड को खरीद के, और उन्होंने इस पूरे मैटर को एक बहुत ही मसालेदार मुद्दा बना दिया। इनफैक्ट बहुत सारे बिजनेस गुरुज, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने भी इस टॉपिक पे काफ़ी सारी वीडियोस बनाई। बट रतन टाटा जी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने ऐसा कोई भी बदला नहीं लिया और ये जितनी भी बातें उनके नाम पे फैलाई जाती है वो सब फेसबुक और ट्विटर की देन है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग रतन टाटा जी के नाम पे ऐसे फेक कोट्स फैलाते हैं जिनसे आप भी सावधान रहना। जैसे कि एक बहुत ही फेमस कोट जिसको रतन टाटा जी ने खुद क्रिटिसाइज करा था, वो ये है कि मैं सही डिसीजन लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं डिसीजन लेता हूँ और उसको सही बना देता हूँ। कितना फिल्मी डायलॉग है ये। बिजनेस कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है और बिजनेस हमेशा एक रैशनल माइंडसेट से करा जाता है, कभी भी एक इमोशनल माइंडसेट से नहीं किया जाता। और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा कि कई लोगों को लगता है कि टाटा ग्रुप को बड़ा करने के लिए हमने ये एक्विजिशंस की है, बट ऐसा नहीं है। मीडिया ने तो इसको शॉपिंग स्प्री का भी नाम दे दिया, बट अल्टीमेटली ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक डिसीजंस थे जो उन लोगों ने लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ। रतन टाटा जी 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन की पोस्ट से रिटायर हुए। उनके 21 साल की चेयरमैनशिप में टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन 33 टाइम्स इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू 46 टाइम्स इंक्रीज हुआ और नेट प्रॉफिट 51 टाइम्स होकर 33,500 करोड़ हो गया था। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक ऐसे पोजीशन पे पहुंचाया जिसका रेवेन्यू का लगभग 2/3 हिस्सा ओवरसीज ऑपरेशन से आ रहा था, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड एक सबसे अच्छी बात, वो इतना एम्प्लॉयमेंट और इतने टैक्सेस तो दे ही रहे हैं, बट दिल को खुश करने वाली बात जो है वो ये है कि टाटा सन्स का 66% इक्विटी शेयर कैपिटल फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट के पास है, जो एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, आर्ट एंड कल्चर को सपोर्ट करते हैं। टू कंक्लूड दिस वीडियो, मैं आपको बताना चाहूंगी 6 ऐसी लर्निंग जो हमको रतन टाटा जी की लाइफ से सीखनी ही चाहिए। तो सबसे पहली लर्निंग तो यही है कि आसमान को छूना लेकिन ज्यादा हवा में मत उड़ना, इसलिए हमेशा हमको हम्बल रहना चाहिए। दूसरी लर्निंग ये है कि उन्होंने अपनी कंपनी में बहुत टाइम तक ट्रेनी की तरह काम करा था, इसलिए आप जिस भी फील्ड में बिजनेस करना चाहते हो आपको उस फील्ड के क्रक्स जरूर पता होने चाहिए। आपके एम्प्लॉयज डे टू डे बेसिस पे क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, वो आपको जरूर पता होना चाहिए, ताकि कोई आपको फ्यूचर में बिट्रे ना कर पाए। आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ तो मुझको एसईओ, एडिटिंग, कैसे शूट करना है, फिल्मिंग, इन सब की थोड़ी भी नॉलेज अगर होगी तो कोई और इंसान मेरे को इस चीज़ में पागल नहीं बना पाएगा। इसलिए हमको
ज़रूर अपनी कंपनी में फ्रॉम द बेसिक्स चीज़ें पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, ये सब चीज़ें वेब सीरीज़ में ही अच्छी लगती है कि रिस्क है तो इश्क है, बट एक्चुअल लाइफ में कोई भी बिजनेस ऐसे रिस्क से नहीं चलता है। आपको हमेशा कैलकुलेटिव रिस्क लेने पड़ते हैं और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ती है। पॉइंट नंबर 4, कभी भी चीज़ों को मैसअप नहीं करना चाहिए। हमेशा एक नीट एंड क्लीन इमेज लेके चलनी चाहिए। आपके रिकॉर्ड्स, आपके टैक्सेस, एवरीथिंग शुड बी नीट एंड क्लीन एंड एकदम प्रॉपर वे से, ताकि कोई भी आपको कभी भी क्वेश्चन ना कर पाए। पॉइंट नंबर 5, हमेशा बी स्ट्रॉन्ग ऑन एथिक्स। आपके एथिक्स, आपके वैल्यूज हमेशा आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपके बारे में कुछ तो ऐसा खास होना चाहिए, कुछ तो आपके ऐसे स्ट्रॉन्ग एथिक्स होने चाहिए जिसके लिए लोग आपको जाने, जैसे कि आज हम रतन टाटा सर को उनके एथिक्स के लिए जानते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, सिर्फ पैसे कमाने के लिए कोई चीज़ मत बेचो। हमेशा देखो कि क्या आपका प्रोडक्ट जेन्युइनली यूजफुल है, तभी आपको लॉयल ब्रांड कस्टमर्स मिलेंगे जो आपसे सच में प्यार करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये थी हमारे रतन सर की पूरी लाइफ स्टोरी। मुझे ये वीडियो पर्सनली बनाने में बहुत मज़ा आया। दिस वॉज अ ट्रिब्यूट टू द लेजेंड। इट वॉज अ लाइफ वेल लिव्ड। वी आर प्राउड ऑफ यू वेयर एवर यू आर। वी लव यू। इस वीडियो से ये समझ लें कि हमने रतन टाटा सर को एक ट्रिब्यूट भी दिया और उनकी पूरी लाइफ को एक तरीके से देखा है कि क्या क्या हुआ, क्या क्या इंसिडेंट्स थे, किस तरीके से उन्होंने किस स्ट्रैटेजीज़ के साथ, किस माइंडसेट के साथ, अपनी वैल्यूज़ के साथ, किस तरीके से अपने लोगों के साथ ऑनेस्ट होकर इस बिज़नेस को परवान चढ़ाया। और सिर्फ वो बिज़नेस टाइकॉन नहीं थे, बहुत सारे लोग सिर्फ उनको एज ए बिज़नेसमैन जानते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि वो सिर्फ एक बिज़नेस टाइकून नहीं थे, वो इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर थे। वो एक, अगर मैं ये कहूँ कि वो एक ऊपर वाले की तरफ से हमारे लिए भेजे हुए बहुत नेक, बहुत बरगज़ीदा या बहुत हम्बल इंसान थे, तो ये गलत नहीं होगा, जिन्होंने इंसानियत के लिए बहुत कुछ किया है। 66% अपने प्रॉफिट का 66% हिस्सा दान कर देना, दे देना। मैंने इतना सही इंसान, मैंने इतना बड़े दिल का इंसान कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। मैं ये बोलती हूँ, आप किसी कंट्रीज़ में से उठाकर कोई एक ऐसा शख्स दिखा दें। इंडिया में मौजूद थे ना, वो इंडियन थे ना। मैं ये कहती हूँ, आप पाकिस्तान से, रशिया से, अमेरिका से, कहीं से भी, किसी कंट्री में से भी एक शख्स वैसा लेकर आ जाए, एक शख्स टाटा जैसा लेकर आ जाए, मैं मान जाऊँगी। 66 छोड़ें आप, 60% वाला लेकर आ जाए, 50% वाला लेकर आ जाए, कभी भी नहीं। इतने बड़े दिल का मालिक कोई नहीं हो सकता। जब पहली बार मुझे ये बात पता चली थी टाटा सर के बारे में कि वो अपने वेल्थ में से वो अपने प्रॉफिट का 66% दान कर देते हैं, 60 to 70% दान कर देते हैं, तो मैं उस वक्त शॉक्ड हो गई थी। सीरियसली मैं उस वक्त तकरीबन 10 से 15 मिनट शॉक्ड हो गई थी कि ऐसा शख्स भी मौजूद है इस दुनिया में, क्योंकि ये यकीन करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। एक और बात है, आजकल के दौर में, जो आजकल का एक मैं देख रही हूँ दौर, जिसमें हमें सीखना चाहिए, वो ये है कि कुछ भी करके मेरा प्रोडक्ट चल जाए। लोगों की कोशिश ये होती है, और मैं इसको कैश कर लूँ, मैं इससे पैसे कमा लूँ, मैं कुछ भी करके रातों रात एक बिज़नेस सेटअप कर दूँ और मैं रातों रात एक बहुत बड़ा बिज़नेस टाइकून बन जाऊँ। लेकिन उसके पीछे की जो एक मेहनत है, उसके पीछे की जो एक लंबी जर्नी है, जो एक तवील सफ़र है, जो एक बहुत ही दर्दनाक चीज़ें हैं, वो इंसान नहीं जानता, वो इंसान नहीं समझता। वो जो एक कठिन हालात हैं, इंसान वो नहीं जानता किसी के। बहुत बड़े बिज़नेस टाइकून को, आपने टाटा को देख लिया, तो लोग कहते होंगे कि भाई रातों रात हम भी टाटा बन जाए, टाटा जैसे बन जाए, बिरला जैसे बन जाए। एक बात है, लोग मिसाल देते हैं कि भाई टाटा बिरला जैसे बन जाए, तो नहीं भाई, आप ये जानते हैं कि उसके पीछे उन्होंने क्या कुछ सहा है, उसके पीछे उन्होंने मैं ये कहूँगी, उन्होंने अपने आप को नहीं देखा है। जब हम उनकी जर्नी के बारे में सुनते हैं, उनने एज अ वर्कर अपनी कंपनी में काम किया है, कितनी बड़ी बात हो सकती है। और बहुत सारे लोग होते हैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ होते हैं कि जी उनको डायरेक्टली बड़ी पोस्ट चाहिए होती है। वो ये कहते हैं हम कोई छोटी पोस्ट पे काम नहीं करेंगे, एज अ वर्कर काम नहीं करेंगे, एज अ एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे, हमें तो भाई चेयरमैन की सीट चाहिए, हमें तो भाई जीएम की सीट चाहिए। तो भाई ऐसा नहीं होता, नीचे से ही आपको ऊपर आना पड़ता है। और बहुत वैलिड पॉइंट है ये कि जब आपको काम का पता ही नहीं होगा तो आप लोगों से काम कैसे लोगे। एक बहुत सिंपल सी मिसाल दे देती हूँ मैं आपको कि आपके घर में एक मासी आती है झाड़ू पोछा करने वाली, एक मैड आती है, या फिर खाना बनाने वाली। अब फॉर सपोज़ ना आपने कभी खाना बनाया है, ना आपने कभी सफाई की है, ना आपने कभी बर्तन धोए। अब वो कैसा भी खाना पका के चली जाए, फॉर सपोज़
वो कैसी भी सफाई गंदी संदी करके चली जाए, कचरा यहाँ का वहाँ, डस्टिंग भी ना करे, कुछ भी ना करे। एक मिसाल दे रही हूँ मैं आपको, कि वो गंदे बर्तन धोकर चली जाए, कचरा वगैरह वो जो ड्रेन वगैरह है वो वैसे छोड़ के चली जाए या चला जाए, जो भी XYZ, तो आप उससे कैसे करवाओगे? आपने तो खुद किया ही नहीं। आप उसको रेसिपी कैसे बताओगे कि यार तुम ऐसे करो, बुनाई में तुमने थोड़ी सी कसर छोड़ दी है, या इसको गलाया ठीक से नहीं है, या इसमें मसाले कम हो गए, या इसमें ऑयल की कमी है? आप कैसे बताओगे? क्योंकि आपने तो कभी बनाया ही नहीं, आपने तो कभी सफाई की नहीं, आपने तो कभी बर्तन धोए नहीं, तो आपको तो इल्म ही नहीं। तो इसलिए छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, अगर आपने किसी से लेना है तो आपको आना बहुत ज़रूरी है। ये बात आप याद रखें। इसी तरीके से बिज़नेस में भी, अगर आप किसी भी बिज़नेस में एंटर होते हो तो आपको नीचे से ऊपर आना पड़ेगा। आपको नीचे से पता होना चाहिए कि एक छोटा सा एम्प्लॉय भी है, उसका क्या काम है, उसको कैसे सेट करना है। वो आपको कहीं धोखा तो नहीं दे रहा, वो आपको कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। वो ये कह रहा है इसमें तो ये मसला है, वो मसला है, अब आपको पता ही नहीं उस चीज़ का, आपको अलीफ पे ही नहीं आती, आपको उसकी ABCD ही नहीं आती, तो आप उससे कैसे बात करोगे? उससे कैसे कहोगे नहीं ऐसे नहीं है तो ऐसे कर लें आप? ये भी तो कहेंगे ना, जब आपको आता है वो काम तभी तो आप कह सकते हो ना, तभी तो वो आपको पागल और बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये बहुत वैलिड पॉइंट है, इसके ऊपर बहुत गौर करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग होते हैं, उनके पेरेंट्स का बिज़नेस बहुत अच्छा होता है, विरासत में उनको बहुत कुछ मिला होता है और वो गवा देते हैं। तो उसका सबसे बड़ा मुझे लगता है रीज़न यही होता है कि उनको चीज़ें पता ही नहीं होती हैं। इसकी वजह से भी बहुत लॉस में चले जाते हैं और उनको लोग बेवकूफ़ बनाकर, क्योंकि ये चीज़ एक्चुअली ये चीज़ मैंने देखी है। आप यकीन करें, मेरे करीब के 2 से 3 लोग हैं जिनको मैंने मतलब करोड़पति से रोड पर आते हुए देखा है, और सिर्फ उसके पीछे का रीज़न यही था कि उनको खुद नहीं पता था कि उनको लोग बेवकूफ़ बनाकर चले गए। तो आपने बेवकूफ़ नहीं बनना है, इसके लिए आपने थोड़ी मेहनत करनी है, आपने अपनी ईगो थोड़ी साइड कर देनी है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। टाटा सर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं 3 बातें मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ 3 बातें, उनकी लाइफ, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पूरी लाइफ जो है ना वो हमारे लिए एक सबक है, और हमें बहुत कुछ उनकी लाइफ से सीखना चाहिए, हमें इंस्पायर्ड होना चाहिए, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए बहुत सारी चीज़ों में। जो वो अपनी चीज़ें, अपनी वैल्यूज़, अपनी एथिक्स, अपनी ऑनेस्टी, अपनी लॉयल्टी और वर्करों के साथ अपना वो जो बिहेवियर है, और लोगों के लिए वो जो उनके दिल में एक हमदर्दी का जज्बा है, एक दर्द का जज्बा था, वो चीज़ हमें उनसे लेनी चाहिए, वो चीज़ हमें सीखनी चाहिए उनसे। उस चीज़ की बहुत कमी है। वो इतने वैल्यूबल इसीलिए थे, और उनके जाने का, उनके खो देने का सबसे बड़ा अफसोस इसीलिए है क्योंकि वो एक इंसानियत के, मैं अगर उनको देवता भी बोलूँ, अगर मैं उनको ये बोलूँ कि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ऐसे आ रहे थे कि वो वाकई कोई साधारण इंसान नहीं थे। उनकी जो क्वालिटीज़ थी वो एक आम इंसान वाली नहीं थी। तो ये गलत नहीं है, वाकई वो अल्लाह की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से भेजे हुए एक बहुत ही नायाब इंसान थे। तो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मैं भी दिल से, तहे दिल से टाटा सर को ट्रिब्यूट पेश करना चाहती हूँ, और रहती दुनिया तक उनका नाम रहेगा, ये मैं जानती हूँ, हमेशा दिलों में ज़िंदा रहेंगे, और ऐसे लोग कभी आपसे दूर नहीं जाते। बस यही कहकर मैंने ख़ुद को भी हौसला दिया है, हिम्मत दी है कि ऐसे लोग हमेशा, जो इंसानियत की खिदमत करते हैं, वो हमेशा दिलों में ज़िंदा रहते हैं। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।